स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आपका भरमार है। कुल मिलाकर ये तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, कुल मिलाकर के अभी तक जितने भी आपके शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, वो मैथ से कुल कितने मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी चैप्टरों का हर एक चैप्टर का दो दो क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, अभी जो पूछे जा रहे हैं जिस जिस चैप्टर से, ठीक है, आप देखेंगे तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका हमने दो क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और ऐसे आपको, ठीक है, एक पंखे से रिलेटेड क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, इस पे हमने दो क्वेश्चन लिया है। तो कुल मिलाकर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके अभी तक शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी का एनालिसिस करेंगे। और जिनका भी एग्जाम होना बाकी है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको 100% का बेनिफिट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे उड़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पे कहा है कि 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ₹4000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सभी को पता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी अपान में 100 ये होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे पी तो दिया ही है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 4000 गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका गिवन है। आपको निकालना क्या है, टी निकालना है। ठीक है, तो अब टी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो दिया है आप देखें 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक, यहां से आपको टी पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें 2024 क्या है मेरे भाई, तो ये लीप ईयर है। ये आपका क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 डेज की होती है। तो 12 और हमारे पास क्या, फरवरी 29, तो 12 7 यानी 12 और 17 कितना होगा, 29, यानी फरवरी में भी कुल कितने दिन, यानी 17, और प्लस 13 अप्रैल तक जाना है तो मार्च यानी 31 और प्लस 30। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 1 4 और 7 4 11। ठीक है, अब यहाँ पे 3 1 4 और 5 1 6 यानी 61 डेज। अब 61 डेज को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 61 अपान कितना होगा, 366। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर अगर है तो जो आपका यानी जो ईयर होगा कुल मिलाकर के 36 यानी 366 डेज का होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 ईयर ये आपका आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइम भी हमने निकाल लिया 1/5 ईयर, तो बस अब आपको यहाँ पे रखना है। तो टी हमारे पास कितना है 4000 और आर कितना है 5.25 और टी हमारे पास कितना है 1/6 है और कुल के अपान में 100। 2 जीरो से कैंसिल होगा। अब यहाँ से 2 3 जा कितना होगा 6 और यहाँ 20 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं क्योंकि अब कटेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करने गए तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 होगा और 2 पंचे 10। ठीक है, और एक जीरो पहले से बैठा है तो यहाँ पे बढ़ा देंगे और 2 पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, कैंसिल हुआ। 105/3 को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा 3 3 जा 9 और 3 पचे 15 यानी 35, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 35 रुपए हो जाए। ये आपका हो गया। ठीक है, अब हमने जो टाइम काउंट किया है, मतलब जिस दिन हम पैसा लगा रहे हैं उस दिन का पैसा यानी उस दिन का ब्याज हम नहीं ले रहे हैं, जिस दिन निकालेंगे उस दिन का ब्याज ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर 30 लिखे हैं। अब कुछ लोग जिस दिन से पैसा लगाएंगे उसी दिन से ब्याज लेना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो टी होगा यानी ये 17 की जगह यहाँ पे 18 होगा, क्योंकि आप जिस दिन पैसा लगाएंगे उसी दिन से ब्याज आपको चाहिए। तो 18 और प्लस 31। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन आपको ब्याज नहीं मिलेगा, तो 13 की जगह पे आपको 12 चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 61, तब भी 61, तब भी 61। ठीक है, तो ऐसे भी आप खेल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
ठीक मेरे भाई, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखें, उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। अब कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए, यानी इसमें भी आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो आपको पता ही है कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपान में 100 होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, प्रिंसिपल अमाउंट पता ही है, 3000 दे दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, यानी टी आपको निकालना है और जो भी आएगा अपान में 100। ठीक है, अब टी अब कैसे काउंट करेंगे, 22 फरवरी। ठीक है, तो 22 और 2024 आपका क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लेकर चलेंगे, यहाँ पे हम 7 डेज हमारे पास बचा। ठीक है, क्योंकि फरवरी में लीप ईयर जो है, तो फरवरी कितनी होगी, 29 डेज की। ठीक है, और प्लस 31, और यहां से हमारे पास कितना तक लेकर चलना है, 23 अप्रैल। अब इसी को ऐड करें, 3 1 4 और 7 4 11, यानी 1 और 3 2 5 1 6, 61 डेज यहां भी आया। अब याद रखिए, हमने जिस दिन पैसा हम दिए हैं उस दिन का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम जिस दिन निकालेंगे उस दिन का ले रहे हैं। तो 23 तभी यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। अब आप ये चाह रहे हैं कि जिस दिन हम पैसा डालें उसी दिन का हमको रेट, उसी दिन से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो बस 7 की जगह 8 चिपकाना है, 31, और जिस दिन आप पैसा निकालेंगे उस दिन का आपको नहीं लेना है। ठीक है, तब भी आपका 61 डेज आएगा। अब 61 डेज को ईयरली में कन्वर्ट कर देते हैं, 61 अपान 366, और यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा, ईयर। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो 1/6 आपका क्या होगा, ईयर्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 1/6 चिपकाइए। ठीक है, तो 2 जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30। ठीक है, और 5 40, यानी 40। तो एस आई हमारे पास कितना आ गया, 40। तो 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम हॉल में तो आपको ऐसे ही करना है, तो आप दूसरों से अलग होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन अब देखिए, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका होने जा रहा है, सेकंड टाइप का। आप कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका अभी जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं सभी में आपका पूछा जा रहा है। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है। तो पहले ये समझिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5। अब करा कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी और एमपी की बात कहा है। ठीक है, अगर हम सीपी कितना लेते हैं मेरे भाई, 5 लेते हैं, तो एमपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% यानी 5 1 6 अधिक, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि और उस पर 10% की छूट मिलता है। 10% छूट, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, और 10% की छूट मिलता है, यानी 10 की चीज और छूट किस पे मिलता है, एमआरपी पे, और यहाँ पे एसपी भी आ जाएगा। तो 10 की चीज कितने में, 9 में, क्योंकि 10% की छूट मिलता है, तो 10 की चीज कितने में, 9 में। अब आपको पता है कि दोनों कंडीशन में एमआरपी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 6 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। तो इसको इक्वल करने के लिए 5 का यहां मल्टीप्लाई, तो 5 का यहां कर रहे हैं तो 5 का यहां भी करेंगे। ठीक है, और यहां पे हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपको समझना है कि एमआरपी दोनों में 30-30 बराबर हो गया। अब लेकिन यहां पे देखें तो सीपी यानी 25 की चीज किसमें, कितने में, आपका 27 में, 25 की 30 27 में, यानी 2 रुपए का लाभ हो रहा है। और यही कह रहा है यदि वह रुपए 150 लाभ अर्जित करता है तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितना दिया है, 150। और आपसे पूछा है पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा, तो पंखे का अंकित मूल्य यानी 30 रुपए की वैल्यू हमको चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू 150, तो 30 रुपए की वैल्यू, तो 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 30,
30 यूनिट की वैल्यू 15 गुणे 15 225 और इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 2250 हो जाएगा, 2250। ठीक है, और विश्वास मानिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्ले करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड टाइप देख लेते हैं, यानी यही वाला क्वेश्चन आपका है और उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अब 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/4 यानी अगर सीपी और एमपी की बात कहा है कि अगर हम एमपी यानी सीपी 4 रखते हैं तो एमआरपी यानी कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि और उस पर 10% की छूट देता है। ठीक है, यानी एसपी भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10% छूट का मतलब 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, यानी एमआरपी छूट किस पे मिलता है? एमआरपी। तो 10 की चीज कितने में? 9 में। 10 की चीज 9 में। ठीक है, यदि वह रुपए 117 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे एमआरपी तो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 5 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। ठीक है, और यहाँ कुछ करना नहीं है। तो अब हमारे पास 4 दूना 8, 8 की चीज 9 में, 8 की चीज 9 में, तो कितना? 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है और 1 रुपए का बेनिफिट किसके बराबर है? 117 के। तो आपसे पूछा क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 10 रुपए की वैल्यू आपको निकालना है। तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, एक जीरो यहाँ, 1170 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन यानी थर्ड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वॉशिंग मशीन और टीवी, यानी इसमें आपका परसेंटेज आपका कमी होगा या अधिक होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। अब 75% का मतलब क्या होता है? पहले ये समझिए मेरे भाई। 75% का मतलब यानी 3/4। ठीक है, अब ये कम है तो यानी यह माइनस होगा। कम है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, एक बार फिर समझिए। 75% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 3/4 होगा। अभी माइनस नहीं लगाते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन को यानी WM से और टीवी को टीवी से डिनोट कर देते हैं, टीवी को टीवी से। अब कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 75% कम है। इसका मतलब ये मेरे भाई कि अगर हम टीवी को 4 मानते हैं तो वॉशिंग मशीन को 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ 75% यानी 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, यानी अब जो रेशियो चलेगा 1:4 का। अब कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाए, तो अगर इसमें हम 77% की वृद्धि कर देते हैं, कितना मेरे भाई? 77% का, तो जो भी आएगा वो हमारे पास +77% में। ठीक है, 77% की वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है मेरे भाई? 27% की कमी। अब यहाँ पे 27% की कमी यानी जो भी आएगा मान लेते हैं -27%। ठीक, अभी यही लेकर डाटा चलते हैं कि 77% यानी +77%। ठीक मेरे भाई, और यहाँ पे 29.7% की कमी हो गया, तो यहाँ पे 27% हो गया। अब आगे क्या कहा है कि 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन। तो 8 वॉशिंग मशीन 1, तो इसको 8 बनाइए। ठीक है, 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की मूल 2 टीवी कुल कीमत होने वाला परिवर्तन आपको निकालना है। तो 8 वॉशिंग मशीन है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 का और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टीवी में 8 का वॉशिंग मशीन में 8 का और टीवी का 2 मल्टीप्लाई। तो 8 1 8, 4 दूना 8। अब यहाँ पे रेशियो 1:1 का हो गया। तो बस करना क्या है? 77 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 77 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 77 हो जाएगा, यानी प्लस का, और -27
का 1 में करेंगे तो -27, और ये दोनों का खेला किसमें हो रहा है, इसमें, तो 1 + 1 यानी 2, तो 77 में से 27 घटाएंगे मेरे भाई 50, और 50/2 यानी कितना होगा 25%। तो कितना होगा 25% की वृद्धि होगा, क्योंकि एज ए प्लस में है, तो ये बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे हमारे पास 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन कितना होगा, 25% होगा। ठीक है, अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहां आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। वही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। अब 40% कम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 40% का मतलब पहले 2/5 होता है। तो अगर हम वॉशिंग मशीन को WM से और टीवी को TV से या T/V से, ठीक है, अब यहाँ पे 40% कम एक वॉशिंग मशीन, तो टीवी को अगर हम 5 घोषित करते हैं तो वॉशिंग मशीन कम का मतलब 5 में से 2 घटा देते हैं, यानी 3 हो जाएगा। 3:5 का रेशियो चलेगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 64% की वृद्धि की जाए तो इसका 64% की वृद्धि, यानी प्लस का 64% की वृद्धि की जाए, और इसमें हमारे पास कितना करा 20% कमी कर दे, तो 20% की कमी कर देते हैं। ठीक है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कुल कीमत कितनी होगी, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो देख रहे हैं 5 5 से कैंसिल। अब रेशियो किसका चलेगा 3:7 का। तो बस करना क्या है, 64 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4 तिहाई 12 हुआ, और 3 छक्का 18, और 1 19 हुआ। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें, 7 दूना 14 यानी 140 हुआ। ठीक है, 192, और ये खेला किसमें, इसमें, तो 7 3 10, तो बस करना क्या 192 में से 140 हटा दीजिए। ठीक है, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी 2 आपका जैसे वैसे, और 9 में से 4 घटाएंगे तो यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, और अपान में 10, तो हमारे पास कितना होगा, यानी 5.2% का यही आपकी वैल्यू होगी। तो ये प्लस में है तो ये वृद्धि होगा, तो 5.2% की आपकी वृद्धि होगी। तो जब भी आपका वॉशिंग मशीन कीमत टीवी कीमत में इतने परसेंट कमी है, ठीक है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने प्ले करते हैं और उसको देखते हैं। अब आते हैं 4 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, और कैसे इसको आपको एज ए शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है उसको करके बताएंगे। अब देखिए क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, तो यहाँ पे 20% का मतलब हमारे पास कितना होगा 1/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हम लेकर चलेंगे P/A, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, उसको लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इसको 5 मानते हैं तो ये कितना होगा 5 1 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि 5,000 की धनराशि का निवेश किया, यानी यहाँ पे अगर हम देखें P/A कितना हो रहा है, तो 5,000, यानी 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास है वो कितना है 8640, ये है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 125, और ये कितना होगा 216। ईमानदारी से बताइए 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, और ये कितना है 6 का क्यूब। तो बस यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा क्या था, आपसे यही पूछा था, ठीक है, आपसे यही पूछा था कि समय क्या है, तो समय कितना हो जाएगा, यानी 3 ईयर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 3 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, हमेशा से आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट लगाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसी टाइप का। अब देखिए फिर से इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं, क्या दिया है,
साक्षी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी 10% की वैल्यू मेरे भाई कितना होगा 1/10। अब प्रिंसिपल और अमाउंट देख लेते हैं। अगर हम प्रिंसिपल को 10 तो ये कितना होगा 11 होगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया ही है, कितना दिया है आपका 8900, और ये 10 7 6 9 ये दिया है। अब मेरे भाई ये 10 है और ये 8900, तो इसको हम 10 बनाएंगे तो 8900 से हम यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो ये कट गया। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हुआ 100 हुआ, ठीक है। और इसको कैंसिल करेंगे तो 1 to 1 ये हो जाएगा। तो अब ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, और ये किसका है 11 का स्क्वायर है। अब यही समझना है कि अगर ये 10 है तो अब जो भी यहाँ पे आएगा या तो स्क्वायर में रहेगा या तो क्यूब में रहेगा, लेकिन रहेगा 10 और 11 का स्क्वायर या क्यूब रहेगा। तो 2 इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा 2 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस समय टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। कैसे सॉल्व करना है, यदि 12 और 24 का तृतीय अनुपाती x है, ठीक है, तो x का मान थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें हमेशा b स्क्वायर अपान में a रखते हैं। यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है x है और b यानी 24 गुणे 24 और a हमारे पास कितना है 12 दूना 24 और 24 दूना 48, यानी 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी पे मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल भी पूछता है तो उसका भी क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। ये देखिए यदि p और पूछा भी है p और 100 का माध्यानुपाती 50 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। माध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल AB, और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास 50 के बराबर दिया है, यानी p इंटू 100 बराबर 50 के स्क्वायर, यानी रूट हटाएंगे तो स्क्वायर होगा, ये 2500 होगा और ये p गुणे 100 होगा। 2 जीरो कैंसिल तो p बराबर कितना होगा 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। तो आज की इस टाइप में केवल 4 टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। अब इसके बाद जो आपका टाइप होगा उसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइप में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।